CH-73 आरव पर हुआ शैतानी लाशों का हमला। पहले तो आरव लग रहा था कि वो घास के ढेर में सुई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे शायद उसकी बहन का पता चल गया था। बस उसे वहां जाकर अपनी बहन को बचाना था। आरव, कमांडर रघु ने कहा, मैं समझता हूं। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी बहन सुरक्षित मिल जाए। कमांडर रघु ने कहा, मैं भी आप सबकी सलामती के लिए प्रार्थना करूंगा। शॉपिंग प्लाजा के एक तरफ चांद जैसी रोशनी चमक रही थी और स्पिरिट वोल्फ ने एक आंख वाले भेड़िए पर रेतीले बवंडर का हमला कर दिया था। वो एक आंख वाला भेड़िया पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था और उसकी चमड़ी छिल गई थी। उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था और वो उस लड़के का सीना अपने पंजों से चीर देना चाहता था। लेकिन वो बवंडर के अंदर गोल घूम रहा था और आखिरकार वो आरव के हमलों से हारकर जमीन पर गिर ही गया। शुरू से आखिर तक एक आंख वाले भेड़िए को आरव पर हमला करने का एक मौका भी नहीं मिला था। अच्छा हुआ मैंने इसे पहले ही देख लिया था और तुरंत स्पिरिट वुल्फ को समन कर दिया था, नहीं तो इसका सामना करना मुश्किल हो जाता। आरव ने एक गहरी सांस लेकर उस मरे हुए भेड़िए की तरफ देखते हुए कहा। यह पहली बार था जब वो अकेले किसी मैजिकल बीस्ट का सामना कर रहा था। अगर वो अपनी समनिंग स्पेल का इस्तेमाल नहीं करता तो ये खूंखार एक आंख वाला भेड़िया उसके चीथड़े उड़ा देता। आरव ने पहले स्पिरिट वुल्फ को समन करके उसे रेतीले बवंडर का इस्तेमाल करने कह दिया था, जिसकी वजह से वो एक आंख वाले भेड़िए को बवंडर में फंसाकर रोक पाया और फिर अपनी फायर बस्ट स्पेल का इस्तेमाल करके उसे मार दिया था। आरव ने अपने स्पिरिट वुल्फ को वापस भेज दिया। वो किसी और का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। थोड़ा सा आगे चलकर ही शॉपिंग मॉल का मेन दरवाजा दिखने लगा था, लेकिन ये पूरी तरह से टूट चुका था और वो कोई साइड का छोटा सा दरवाजा ढूंढ रहा था जिससे वो सुरक्षित मॉल के अंदर जा सके। शॉपिंग मॉल के बगल की बिल्डिंग में 10वें फ्लोर की एक बालकनी में दो लोग काले रंग के कपड़ों में खड़े हुए थे। वो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें मैजिकल बीस्ट का कोई डर ही नहीं था। वो उस इलाके में चारों तरफ अपनी नजर घुमा रहे थे और वहां होने वाली हर चीज पर अपनी नजर रखे हुए थे। मैंने अभी उस जगह पर ग्रे लाइट देखी और फिर आग। मुझे लगता है कि वहां कोई समनिंग और फायर मैजिशियन है, एक नुकीली नाक वाले इंसान ने कहा। देखो देखो वो रहा, लेकिन वो तो बस एक ही इंसान है, शायद वो शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहा है। हाँ, ये एक ही है, दूसरे आदमी ने कहा जिसका मुंह बंधा हुआ था और उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। और दूसरा मैजिशियन कहाँ है? हाँ, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं और वहां कोई दूसरा मैजिशियन नहीं है। अभी ज्यादा सवाल मत करो, बस यहीं रहकर बाकी सब संभालो, मैं उसे मारकर आता हूं, उस बंधे हुए मुंह वाले आदमी ने कहा। ठीक है, ज्यादा वक्त मत लगाना, हमें अपना मिशन भी पूरा करना है, हम यहाँ उसी के लिए आए हैं, नुकीली नाक वाले इंसान ने कहा। हाँ, मैं वक्त पर आ जाऊंगा, लेकिन पहले इस लड़के का काम तमाम कर दूं। ये बोलकर उस बंधे मुंह वाले आदमी ने ऑर्डर दिया और उसके अगल बगल में शैतानी लाशें आने लगी थी जो अब उस आदमी के साथ शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ आरव शॉपिंग मॉल के अंदर सीढ़ियों तक पहुंच गया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि शॉपिंग मॉल में मौजूद आदमखोर चूहों ने आरव को अभी तक देखा नहीं था, इसलिए आरव सुरक्षित सीढ़ियों तक पहुंच गया। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद आरव ने मैजिकल बीस्ट ढूंढो पाउडर को हवा में फैला दिया ताकि कोई भी मैजिकल बीस्ट उस पर अचानक हमला न कर पाए। जैसे ही मैजिकल बीस्ट ढूंढो पाउडर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, आरव को पता चला कि उसके राइट साइड से एक मैजिकल बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक एक परछाई आरव की तरफ आई और उसके नुकीले पंजे कांच के दरवाजे में जा लगे। आरव तुरंत ही वहां से हट गया ताकि वो उस हमले से बच सके, लेकिन वो काली परछाई आरव पर हमला करते ही जा रही थी। कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ रहे थे। आरव तुरंत ही मॉल के अंदर भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसके हाथ में चोट लग गई थी। ये चोट उसके कंधे से लेकर उसके हाथ में लगी थी और खून भी बहुत बह रहा था। शिट, आखिर ये क्या है जो इसकी रफ्तार इतनी तेज है और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आरव ने मन ही मन सोचा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने पहले ही अपने मैजिकल बीस्ट ढूंढो पाउडर को फैला दिया था, जिससे उसे उस मैजिकल बीस्ट के बारे में पहले ही पता चल गया था, नहीं तो उस खूंखार काली परछाई ने उसके सीने को चीर ही दिया होता। आरव तुरंत वहां से भागने लगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो काली परछाई कांच के दरवाजे से टकरा गई थी। ये कोई मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि शैतान नगरी की एक शैतानी लाश थी। आरव ये देखकर हैरान रह गया। ये तो वही शैतान नगरी की लाशें हैं जो हमें मिस्टर ए जे के साथ ब्रिज पर मिली थी। क्या शैतान नगरी के लोग यहाँ आए हैं? तभी तो ये बदसूरत मॉन्स्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इनका क्या काम? आरव ने मन ही मन सोचा। तुम छुपने में बहुत तेज हो आरव, लेकिन इस बार तुम कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। दरवाजे के पास से एक आदमी की आवाज आई। ये आदमी पूरे काले कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर भी काला कपड़ा बंधा हुआ था।
आरव को ये आवाज कहीं सुनी हुई लग रही थी, लेकिन कहाँ उसे ये याद नहीं आ रहा था। तुम मुझे पहचानते नहीं? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें खुद ही दिखा देता हूँ कि मैं कौन हूँ। हा 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 हा। वो शैतान नगरी का आदमी राक्षसों की तरह हंसने लगा और फिर अपने चेहरे से काला कपड़ा हटाने लगा। देखते ही देखते उसके चेहरे से वो काला कपड़ा हट गया और जो सामने था वो बेहद डरावना था। उसके आधे चेहरे की चमड़ी जल गई थी और उसकी आंख के ऊपर की चमड़ी भी जल गई थी। अब सिर्फ वहां उसकी आंख की पुतलियां ही दिख रही थी। कोई इंसान अगर उसे रात में देख लेता तो बुरी तरह से डर जाता, लेकिन उसका आधा चेहरा एकदम ठीक था। आरव इस इंसान को अच्छे से जानता था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इंसान शैतान नगरी का आदमी निकलेगा। अब क्या तुम मुझे पहचान गए? ये शैतान नगरी का आदमी ऐसे खड़ा हुआ था कि आरव को सिर्फ उसका आधा चेहरा ही दिख रहा था, जो अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। उस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अच्छा तो तुम हो। क्या ये बच्चों को डराने के लिए तुमने नया मुखौटा पहना है? देखने में तो इतना भी बुरा नहीं है, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वो उस इंसान को ये नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसकी बेइज्जती कर रहा था। चुप रहो। उस शैतान नगरी के आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो आरव को कैसे भी करके बस मार डालना चाहता था। तुम्हें इतने साल सिंह फैमिली में रहने का मौका मिला और तुम शैतान नगरी के नौकर बने हुए हो, आरव ने उसे ताना मारते हुए कहा। हाँ, मेरे चेहरे की हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम नहीं होते तो मेरा चेहरा खराब नहीं होता, उस आदमी ने गुस्से में कहा। मेरी वजह से? लेकिन मेरी वजह से कैसे? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। संजीवनी झील के अंदर मैजिक कल्टीवेशन के लिए जिस इंसान को जाना चाहिए था, वो मैं था। अगर मैं संजीवनी झील का पानी शैतान नगरी को अपने सीनियर को दे देता तो वहां मुझे प्रमोशन मिल जाता। इस मौके के लिए मैंने कितने साल का इंतजार किया तुझे मालूम है? 10 साल। 10 साल मैं उस खूबसूरत बुढ़े राजा वीर सिंह का पालतू कुत्ता बना रहा। मैंने उसकी हर बात मानी, जैसे अपने सगे बाप की मानता। मैंने उसका भरोसा जीता ताकि मैं एक दिन संजीवनी झील में जा सकूं, लेकिन आखिर क्या हुआ? तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर दी। तुम जानते हो मुझे कितना दर्द हुआ था जब मेरे सीनियर ने मेरा चेहरा जादुई एसिड के पानी में डाला था। अब तुम भी उस दर्द को महसूस करोगे। मैं तुम्हारे पूरे शरीर को जादुई एसिड के पानी में डलवाऊंगा और तुम्हें शैतान नगरी का नौकर बनाकर ही छोड़ूंगा। अब तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं, आरव, उस शैतान नगरी के आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। आरव को यह जानकर बेहद अजीब लग रहा था कि सिंह फैमिली का वारिस, जिसे राजा वीर सिंह ने इतने सालों तक अपना बेटा बनाकर पाला, उसे दुनिया के सबसे महंगे मैजिक रिसोर्सेज दिए, वो असल में शैतान नगरी का आदमी निकला, जो सिंह फैमिली में 10 सालों से रह रहा था। इसका मतलब यह था कि शहर को बर्बाद करने की ये साजिश पूरे 10 सालों से चल रही थी और किसी को आज तक इसकी भनक भी नहीं लगी थी। वो खतरनाक पंख भेड़िया, जमीन के नीचे की सुरंगें, नकली संजीवनी झील का पानी और असली संजीवनी झील के पानी को चुराना, ये सब इसी साजिश का हिस्सा था जिसका मास्टरमाइंड शैतान नगरी में बैठकर ये सब करवा रहा था। प्लान के मुताबिक सीड, जो कि शैतान नगरी का ही आदमी था, वो संजीवनी झील में जाकर उसका पानी चुराने वाला था और उसे नकली संजीवनी झील के पानी से बदलने वाला था। लेकिन आरव को संजीवनी झील के अंदर जाने का मौका मिल गया था, जिस वजह से शैतान नगरी के मास्टरमाइंड का ये प्लान फेल हो गया। इसलिए सीड के सीनियर ने उसका चेहरा जादुई एसिड से जला दिया था। उन लोगों का प्लान एक बार फिर फेल हो गया था और उनके लिए इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आरव था। आरव वैसे तो सीड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उसकी सिर्फ एक बात से पूरी तरह से सहमत था, वो ये कि राजा वीर सिंह एक खूबसूरत बुढ़ा था। तुम नालायक इंसान, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे सपने, मेरी इज्जत और मेरा चेहरा भी बर्बाद कर दिया। आज तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने किया है, वो भी 10 गुना ज्यादा, सीड ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हा हा हा। आरव सीड की बात सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और उसने कहा, देखो देखो बात कौन कर रहा है, जो मुझसे खुद हारा था। शिट। इससे पहले आरव अपनी बात पूरी कर पाता, सीड के पीछे कई शैतानी लाशें आरव की तरफ बढ़ने लगी। आरव ने तय किया कि इस वक्त उस पागल सीड से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी था शैतानी लाशों से अपनी जान बचाना, इसलिए वो लिफ्ट की तरफ भागने लगा। दौड़ते दौड़ते ही उसके हाथ में एक फायर बॉल आ गई और उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना ही इसे उन शैतानी लाशों की तरफ फेंक दिया जो उसे पकड़ने के लिए आ रही थी। जैसे ही आरव ने अपनी फायर रप्चर की कमांड दी और उसकी फायर बॉल फटी, तो उसके असर से वो शैतानी लाशें सीधे एक कांच की दीवार से टकरा गईं और वो आरव को पकड़ नहीं पाईं। सीड ने आरव के रप्चर से बचने के लिए अपनी डिफेंसिव मैजिक शील्ड का इस्तेमाल किया और फिर उन शैतानी लाशों की तरफ देखा, जो अपने शरीर की आग बुझाने के लिए जमीन पर लौट रही थी।
सीड की आंखों में आरव के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वो आरव को ऐसे बचकर जाने नहीं दे सकता था। उसे आज आरव से अपना बदला लेना ही था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, सीढ़ियों के नीचे से कई सारी शैतानी लाशें एक साथ आने लगी और एक हंटिंग स्क्वाड की तरह सीड के आसपास इकट्ठा हो गई। सीड ने लगभग 10 शैतानी लाशों को कमांड देकर बुलाया था, जिससे साफ हो गया था कि वो किसी भी कीमत पर आरव को मारना चाहता था। वैसे तो इन शैतानी लाशों को मैजिकल बीस्ट के एंट्रेंस की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन आरव को देखकर सीड ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया था। उसकी आरव को मारने की इच्छा ने उसे पागल बना दिया था और उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। इस वक्त वो बस इतना जानता था कि उसे आरव से अपना बदला लेना था। यहां से तुरंत वापस आओ। मैजिशियंस का एक स्क्वाड उस मिडिल स्कूल वाले इलाके में मैजिकल बीस्ट के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही सीड आरव से अपना बदला पूरा करने ही वाला था, उसे अपने ब्लूटूथ एयरफोन्स में उस नुकीली नाक वाले इंसान की आवाज सुनाई दी जो उसके साथ बाहर बालकनी में खड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर सीड का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो खुद अपनी आंखों से इन शैतानी लाशों को आरव को मरते हुए देखना चाहता था। वो इस पल का न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। लेकिन ठीक है, अभी तो मैं जाता हूं। सीड उस आदमी का ऑर्डर नहीं टाल सकता था। अगर वो ऐसा कुछ भी करता तो इस बार उसका सीनियर न जाने उसे क्या सजा देता। और शैतान नगरी के मास्टरमाइंड को अपनी मनमर्जी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए सीड का अभी यहां से जाना उसके लिए बेहद जरूरी था। सीड आरव के आगे जाने लगा तो उसने देखा कि आरव लिफ्ट की तरफ जा रहा था, जो कि बंद पड़ा हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना जला हुआ मुंह दिखाते हुए कहा, शैतानी लाशें बहुत शातिर होती हैं। बस एक बार तुम इनकी पकड़ में आ जाओ, फिर ये तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर तुम्हें उतना ही दर्द देंगी जितना तुम्हारी वजह से मुझे मिला है। तुम्हें भागना है तो ठीक है, भाग लो। 10 शैतानी लाशों से तुम ज्यादा देर नहीं भाग सकते, सीड ने आरव से हंसते हुए कहा। सीड वहां से जा चुका था और उसकी बातों से यही लग रहा था कि उसे पूरा भरोसा था कि शैतानी लाशें आरव को मार ही डालेंगी। उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। शैतानी लाशों की जादुई शक्ति आदम, खोर, चूहों और एक आंख वाले भेड़िए के बीच की होती थी, लेकिन जब किसी को पकड़ने या फिर छुपकर हमला करने की बात आती थी तो शैतानी लाशें सबसे खतरनाक हो जाती थीं। आरव के पीछे तो एक साथ 10 शैतानी लाशें पड़ी हुई थीं। ये तो एक साथ 10 एक आंख वाले भेड़िए का सामना करने से भी ज्यादा बदतर था और उनके मास्टर यानी कि सीड ने उन्हें आरव को मारने की कमांड दी थी। इसका मतलब ये था कि वो लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आरव को मार नहीं देते। आरव बिना सोचे समझे भागे जा रहा था। उसे सीड से डर नहीं लगता था। अगर सीड अकेला होता तो वो आसानी से उसका सामना कर लेता, लेकिन यहाँ तो 10 शैतानी लाशें उसके पीछे पड़ी हुई थीं, जिनसे निपटना आरव के अकेले के बस की बात नहीं थी। लिफ्ट तक पहुंचते ही आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला और जैसा कि उसने सोचा था, लिफ्ट सबसे नीचे वाले फ्लोर पर था। आरव लिफ्ट की खाली जगह पर कूदा और उन मेटल केबल्स को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा जिससे लिफ्ट जुड़ा हुआ था। इतने साल मैजिक कल्टीवेशन करने के बाद आरव का शरीर बेहद मजबूत हो गया था और वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। वो अभी 4 मीटर ही ऊपर चढ़ पाया था कि उसे नीचे लिफ्ट से एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। जब उसने देखा तो पता चला कि एक शैतानी लाश आरव को पकड़ने के चक्कर में सीधा नीचे कूद गई थी। उसे पता नहीं था कि उसे केबल भी पकड़ने थे, इसलिए वो धम से लिफ्ट पर गिर गई थी। पहली शैतानी लाश को नीचे गिरते हुए देखकर दूसरी शैतानी लाश ने कूदने के बाद मेटल केबल्स को अपने पंजों से पकड़ लिया था और आरव के पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगी थी। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। अरे ये नीचे क्यों नहीं गिरी? आरव ने गुस्से में कहा। देखते ही देखते आरव के हाथों में एक फायर बॉल आ गई, जिसे उसने सीधा उस शैतानी लाश पर फेंक दिया। उस शैतानी लाश ने बस आरव को पकड़ ही लिया था, लेकिन जैसे ही उसे फायर बॉल लगी वो सीधा नीचे धम से नीचे लिफ्ट पर गिर गई। आरव ने गहरी सांस ली और फिर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते हुए आरव को एहसास हुआ कि शैतानी लाशें बेहद चालाक है। एक बार ये जानने के बाद कि आरव उन पर फायर बॉलर्स का इस्तेमाल कर सकता था, उन्होंने उसे पकड़ने के लिए कुछ ऐसा किया जो आरव ने कभी सोचा भी नहीं था। वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। शॉपिंग मॉल हमेशा इस तरीके से बनाया जाता था कि उसमें सीढ़ियां भी हो और लिफ्ट्स भी। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाकर 4 शैतानी लाशों को लिफ्ट के गेट के बाहर खड़ा कर दिया ताकि आरव वहां से भाग न सके और बाकी के 6 शैतानी लाशें आरव को पकड़ने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चली गई थी। अब आरव कुछ भी नहीं कर सकता था। वो दोनों तरफ से फंस गया था। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाए। अगर आरव मॉल के 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पर जाता तो शैतानी लाशें वहां उसका इंतजार कर रही थी।